प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम महालवाड़ी सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हमें याद है कि हमने पिछले कुछ समय से ब्रिटिश भू राजस्व संबंधी नीतियों के कुछ वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड किए हैं। फर्स्ट वीडियो हमारे ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के बारे में सामान्य जानकारी तथा ठेकेदारी बंदोबस्त से संबंधित था। द्वितीय वीडियो जो हमने अपलोड किया वो परमानेंट सेटलमेंट के बारे में था। वह हमने सामान्य जानकारी, उनके गुणदोष के बारे में अध्ययन किया। तृतीय वीडियो रैयतवाड़ी सेटलमेंट के बारे में था। उसमें भी हमने सामान्य जानकारी, उनके गुणदोषों का अध्ययन किया। उसके बाद में जो ब्रिटिश भू राजस्व पद्धति थी वो थी महालवाड़ी बंदोबस्त। अब प्रथम बात ये आती है कि महालवाड़ी बंदोबस्त क्या था। तो यहाँ पे हमें महाल शब्द का अर्थ देखना होगा। तो महाल शब्द का तात्पर्य गांव या गांवों के समूह से होता है और वाड़ी शब्द का तात्पर्य प्रबंधन होता है। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जाने वाला एक ऐसा भू राजस्व समझौता जो गांव या गांवों के समूह के साथ किया जाए, तो ऐसा सेटलमेंट महालवाड़ी सेटलमेंट कहलाता है। हमने देखा कि ठेकेदारी बंदोबस्त में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले जमींदार को राजस्व वसूली का कार्य दिया गया। स्थायी बंदोबस्त में हमने ये देखा कि जमींदारों के साथ ब्रिटिश सरकार ने समझौता किया। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में हमने अध्ययन किया कि किसान के साथ डायरेक्ट एग्रीमेंट हुआ। महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसान के साथ भी नहीं हुआ, जमींदार के साथ भी नहीं हुआ, बल्कि ग्राम सभा या गांव के समूह के साथ हुआ। और जो गांव का जो मुखिया था, उस मुखिया के ऊपर संबंधित ग्राम सभा का या ग्राम का राजस्व चुकाने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत हम देखें तो गांव या गांवों के समूह के साथ ब्रिटिश सरकार ने एग्रीमेंट किया। अब बात ये आती है कि महालवाड़ी व्यवस्था अपनाई क्यों, इसके पीछे फिलॉसफी क्या थी, इसके पीछे वो कौन से कारक थे जिसके कारण ने तो स्थायी बंदोबस्त को अपनाया, न रैयतवाड़ी बंदोबस्त को अपनाया। तो वे कौन से कारक थे ये हमें देखने होंगे। एक बार यूपीएससी के अंतर्गत ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है कि ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के पीछे कौन से कारक थे। तो इसमें हमने स्थायी बंदोबस्त में भी देखा था कि डेविड रिकार्डो का जो लगान पद्धति थी वो सिद्धांत इसमें था। तो महालवाड़ी पद्धति के प्रेरक कारक में भी डेविड रिकार्डो का रेंट जो थ्योरी थी वो हमने पीछे के टॉपिक में भी अध्ययन किया कि डेविड रिकार्डो एक अमेरिकी इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने ये कहा कि उत्पादन पर उसी वर्ग का अधिकार होना चाहिए जो उत्पादन करता हो। अर्थात उनका कहने का तात्पर्य ये था कि भूमि पर किसान का हक होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि भूमि पर भू राजस्व की दर कितनी हो। तो उन्होंने इसके लिए कहा कि कृषि उत्पादन के अंतर्गत जो उपकरणों का निवेश होता है और किसान की जो लेबर होती है, उस उत्पादन से शेष करने के बाद जो शेष जो अनाज बचता है या मूल्य बचता है, उसमें से सरकार और किसान का शेयर फिक्स होना चाहिए। तो डेविड रिकार्डो ने जमींदार वर्ग की उपस्थिति को खारिज किया, क्योंकि उनका ये मानना था कि जमींदार वर्ग का उत्पादन से संबंधित गतिविधियों में कोई भूमिका नहीं होती, वह केवल अनुत्पादक वर्ग की भूमिका में होता है, फिर भी वह उत्पादन से संबंधित गतिविधियों में लाभ प्राप्त करता है। इसलिए जमींदार वर्ग का अस्तित्व भू राजस्व वसूली में नहीं होना चाहिए। तो डेविड रिकार्डो की रेंट थ्योरी पे ये दर्शन था, प्रभावित थी। दूसरा था इंग्लैंड में क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के सिद्धांत, उनमें भी यही था कि किसान के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए। इसी प्रकार उपयोगितावादी इकोनॉमी थी। उपयोगितावाद के अंतर्गत बेंथम और मिल के विचार आते हैं। उपयोगितावाद का सामान्य तात्पर्य यही होता है कि ऐसी व्यवस्थाएं या ऐसी संस्थाएं या ऐसी विधियां, ऐसे कानून अपनाने चाहिए जिनका कानूनों से अधिकतर लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होना चाहिए। तो उपयोगितावादी यही कहते थे कि ये व्यवस्था ऐसी है, इसके माध्यम से अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होगा, लेकिन वास्तविक ऐसा नहीं था।
तो वास्तविक जो कारक थे ये प्रेरक कारक अवश्य थे, लेकिन वास्तव में जो कारक थे महालवाड़ी अपनाने के, वो औपनिवेशिक हितों में छुपे हुए थे। औपनिवेशिक हितों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा महालवाड़ी व्यवस्था अपनाई गई। क्योंकि औपनिवेशिक हित क्या थे? इस समय कंपनी का जब हम साम्राज्य विस्तार का अध्ययन करेंगे, गवर्नर जनरल का जो समय है उसका अध्ययन करेंगे, तो हम देखेंगे कि किस प्रकार कंपनी इस समय उत्तर भारत में मराठों के साथ उलझी हुई थी, विभिन्न राज्यों के साथ उनका संघर्ष चल रहा था। कंपनी का अत्यधिक सैनिक व्यय बढ़ गया था, आय के स्रोत धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। जैसे परमानेंट सेटलमेंट था उसके माध्यम से आय स्थिर हो गई थी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से भी उनको ज़्यादा लाभ नहीं हो पाया। तो वो इस प्रकार का प्रयास कर रहे थे कि कैसे अधिकाधिक भू राजस्व प्राप्त हो, क्योंकि उस समय जो आय का सबसे बड़ा स्रोत उनके लिए प्रारंभिक रूप से हो सकता था वो भूमि कर था, भू राजस्व था। तो वास्तविक कारकों को यदि हम देखें कि सूक्ष्म स्तर पर यदि हम परीक्षण करेंगे तो ये अवगत होता है कि विचारधारा एक सीमित रूप में प्रभावित थी। वास्तविक जो कारक थे वो औपनिवेशिक हित थे। उनमें जो पहला कारक था वो था कि कंपनी के युद्धों के कारण अत्यधिक धन की आवश्यकता थी, क्योंकि उनका सैनिक व्यय बढ़ गया था और लगातार ब्रिटिश जो संसद है वो लगातार कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना चाह रही थी। क्योंकि ब्रिटिश संसद में ये विचार होता था कि जिस कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी इतने समृद्ध हों, इतने धनवान हो गए हों, वो कंपनी आखिरकार कैसे घाटे में चल रही है। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना चाह रही थी। तो इसलिए कंपनी ये चाह रही थी कि कैसे भी उनकी आय बढ़े, ताकि ब्रिटिश संसद की नज़र के अंतर्गत जो कंपनी के ऊपर जो ऋण जाल फंसता दिख रहा है उससे बाहर निकल जाए, ताकि ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण कम से कम कंपनी के ऊपर हो। तो इसके लिए उन्होंने जो सबसे ज़्यादा जो पक्ष दिखता था वो था भूमि। तो इसलिए वो प्रयास करने लग गए कि कैसे भूमि से अधिकाधिक राजस्व का अर्जन हो। इसके लिए उन्होंने महालवाड़ी व्यवस्था की तरफ अपना ध्यान लगाया। दूसरा जो इसका वास्तविक कारण था कि इस समय इंग्लैंड के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति चरम पर थी, उत्पादन से संबंधित गतिविधियों पर वहाँ बहुत ज़्यादा निवेश हो रहा था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के नज़रिए से आई, लेकिन धीरे धीरे उनको उतना धन नहीं मिल पा रहा था जितने की वो उम्मीद कर रही थी। हालांकि बहुत मिला, लेकिन ज़्यादातर सैनिक व्यय में खर्च हो जाता था। इसलिए इंग्लैंड से काफ़ी धन यहाँ वस्तु खरीदने के लिए उनको लाना पड़ता था। तो इस प्रकार की पॉलिसी उन्होंने अपनाई कि कृषि से वे वस्तुएं प्राप्त हो सकें जो इंग्लैंड के जो बाज़ार हैं उनमें कच्चे माल के रूप में काम आ सकें। तो इसके लिए जो केंद्र था कि भारतीय जो कृषि का जो स्वरूप है उसको बदला जाए और कृषि में उन चीज़ों के उत्पादन पे बल दिया जाना चाहिए जिनकी डिमांड लंकाशायर और मैनचेस्टर के फैक्ट्रियों में हों। तो इसलिए उन्होंने धीरे धीरे कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जो कैश क्रॉप्स हैं, नकदी फसलें हैं, उनको बोने के लिए बाध्य किया। इसके लिए उन्होंने कृषि को एक प्राइवेट कमोडिटी की भांति व्यवहार किया। तो इसलिए जो ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया थी उसमें अत्यधिक धन की आवश्यकता थी, और धन की अति आवश्यकता होने का ही कारण था कि उन्होंने महालवाड़ी के अंतर्गत सबसे ज़्यादा भू राजस्व की दर उन्होंने नियत की, जो 66% हुआ करती थी। तो प्रेरक कारकों में हमने देखा कि डेविड रिकार्डो की जो रेंट थ्योरी थी उससे प्रभावित थी, यूरोपियन पॉलिटिकल जो क्लासिकल पॉलिटिकल थे उनसे प्रभावित थे, और उपयोगितावादी अर्थनीति से प्रभावित थे। लेकिन वास्तविक कारण क्या थे कि कंपनी को अत्यधिक धन की आवश्यकता थी। द्वितीय जो कारण था कि औद्योगिकरण के लिए भी बड़ी मात्रा में उनको धन की आवश्यकता थी। तो ये दो मुख्य कारण थे। अब इसमें आगे हम ये देखेंगे कि भू राजस्व का निर्धारण किस आधार पर होता था। तो भू राजस्व का निर्धारण महाल या महाल समूह के आधार पर किया जाता था कि एक इकाई माना गया, गांव या गांवों के समूह को माना गया। जो छोटे गांव होते थे उसमें एक से अधिक गांवों को भी शामिल कर लिया करते थे, और बड़ा गांव होता था तो अकेला गांव भी भू राजस्व के लिए काम में लिया जाता था। तो महालवाड़ी बंदोबस्त में भू राजस्व का निर्धारण महाल के आधार पर होता था। यही कारण था कि इसको महालवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। लगान वसूली का दायित्व, स्थायी बंदोबस्त में हमने देखा कि लगान वसूली का दायित्व जमींदारों के पास था।
इस्तमरारी बंदोबस्त ठेकेदारी के अंदर भी हमने देखा जमींदारों का था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में हमने पढ़ा कि वहाँ ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो नियुक्त कर्मचारी और अधिकारी थे वो राजस्व वसूली का दायित्व करते थे। लेकिन इस महलवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत जो गांव का मुखिया था उसको उत्तरी भारत में लंबरदार कहते थे। अपने ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत रहने वाले लोगों ने इस शब्द को काफ़ी सुना भी है, लंबरदार। तो लंबरदार जो गांव का मुखिया होता था उसके लिए उत्तर भारत के अंतर्गत मध्यकालीन समय में लंबरदार शब्द का प्रयोग होता था, इसलिए फिर लंबरदार को ग्रामीण क्षेत्र का मुखिया बनाया गया। तो भू राजस्व का निर्धारण महाल या महाल समूह के आधार पर होता था और लगान वसूली का दायित्व गांव के मुखिया या लंबरदार के द्वारा किया जाता था। अब इसके बाद ये बात आती है कि महलवाड़ी बंदोबस्त में लगान की दर क्या थी। तो महलवाड़ी बंदोबस्त में लगान की दर, जितनी भी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट थे उनमें सबसे अधिक भू राजस्व की दर यहीं तय की गई जो 66% हुआ करती थी। 66% ऑफ रेंटल वैल्यू, जो राजस्व योग्य संपत्ति होती थी, उत्पादन होता था, उसका 66% ब्रिटिश राजकोष में जाता था। तो लगान की दर यहाँ 66% तक थी। स्टेट रेवेन्यू शेयर कितना था? 66%। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू थी? तो ये भारत के लगभग 30% भूभाग पे लागू थी। स्थायी बंदोबस्त के बारे में हमने पढ़ा कि वो 19% एरिया पे वो लागू थी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में हमने पढ़ा था कि 51% पे 51% एरिया पे थी और 30% जो शेष एरिया था उसमें महलवाड़ी बंदोबस्त प्रभावी थी। तो सबसे कम एरिया पे यदि हम देखें तो स्थायी बंदोबस्त, सबसे अधिक एरिया पे यदि हम देखते हैं तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त को अपनाया गया। महलवाड़ी बंदोबस्त का जनक किसे कहते हैं? तो होल्ट मैकेंजी को कहते हैं और 1822 ईस्वी में महलवाड़ी बंदोबस्त शुरू होता है। तो होल्ट मैकेंजी महलवाड़ी बंदोबस्त के जनक कहलाते हैं और 1822 में उन्होंने शुरू किया। अब महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये किन किन क्षेत्रों के अंतर्गत लागू थी। तो ये मुख्य रूप से जो भारत के 4 क्षेत्र थे उनमें लागू थी और ये क्षेत्र मिलाकर तत्कालीन जो भारत का लगभग 30% एरिया कवर करते थे। तो सबसे प्रथम जो एरिया है वो है संयुक्त प्रांत के अधिकांश क्षेत्र। वर्तमान में जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उसको ब्रिटिश भारत के समय संयुक्त प्रांत कहते थे या अवध का क्षेत्र कहते थे। तो संयुक्त प्रांत के अधिकांश क्षेत्र, या हम इसको गंगा घाटी क्षेत्र भी कह सकते हैं, गंगा घाटी क्षेत्र। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, जो वर्तमान जो पाकिस्तान के आसपास का इलाका है, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। तीसरा है मध्य प्रांत के कुछ क्षेत्र, वर्तमान जो मध्य प्रदेश है उसका जो क्षेत्र है। और चौथा है पंजाब के कुछ भाग। तो इस प्रकार 4 प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत महलवाड़ी बंदोबस्त प्रभावी थी। संयुक्त प्रांत के अधिकांश क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के क्षेत्र, मध्य प्रांत के कुछ क्षेत्र और पंजाब के कुछ भाग, इनके अंतर्गत महलवाड़ी लागू थी। लगान किस रूप में वसूल किया जाता था? तो जैसे हमने रैयतवाड़ी में देखा कि नकद के रूप में वसूल होता था, वैसा ही महलवाड़ी बंदोबस्त में भी नकद में वसूल होता था। तो फार्मर्स को कैश में अपना रेवेन्यू जमा करवाना होता था। क्योंकि कैश में जमा करवाना हो, ऐसा प्रोविज़न क्यों किया गया? तो इसके पीछे साम्राज्यवादी हित छुपे हुए थे। क्योंकि यदि किसान कैश के अंतर्गत अपने रेवेन्यू का भुगतान करेगा तो इसके लिए उसकी फसलों को शीघ्र रूप में बेचना होगा, और फसलें बाज़ार में शीघ्रता से वही बिकती हैं जिनको हम बाज़ार में तुरंत बेच सकते हैं, जैसे कपास है, गन्ना है, रबर है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो बाज़ार में तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। बाज़ार में आवश्यकता होती है, मांग होती है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में ये कच्चे माल की तरह काम में आते हैं। खाद्यान्न फसलों को कैश में कन्वर्ट करवाने में समय लगता है। तो तत्कालीन भारत का जो ग्रामीण समाज का जो
क्रॉप पैटर्न है, फसल प्रारूप है, उसमें वास्तव में खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता थी और ग्रामीण समाज आपस के अंतर्गत वस्तु विनिमय के तहत आदान प्रदान करके स्वावलंबी रहता था। एक व्यक्ति के पास गेहूं है, दूसरे के पास सब्जी है, तो एक व्यक्ति अपना गेहूं देकर बदले में सब्जी लेता था, या गेहूं देकर संबंधित जो महाजन है, साहूकार है, उससे अपनी जो खाद्यान्न की कई चीज़ें हैं, तेल है, घी हैं, मसाले हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। लेकिन अब भू राजस्व को नकदी के अंतर्गत चुकाना है, इसलिए किसान धीरे धीरे नकदी फसलों की तरफ बाध्य हुए ताकि तुरंत उनके जो भू राजस्व है उनका भुगतान कर सकें, क्योंकि सनसेट लॉ लागू था और उसके तहत किसान को रेवेन्यू समय पर नहीं चुकाने पर भूमि से बेदखल किया जा सकता था। इसलिए किसान धीरे धीरे कैश क्रॉप्स की तरफ बाध्य होते हैं। इसलिए जो ग्रामीण भारत खाद्य सुरक्षा की स्थिति में होता था, वह ग्रामीण भारत भी धीरे धीरे अकाल और भूखमरी की लपेट में आ गया। हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, जो अकाल के टॉपिक हैं, अकाल संहिता है, उनमें हम देखेंगे कि किस प्रकार ब्रिटिश सरकार की पॉलिसीज ने ग्रामीण भारत की जो समृद्धि थी उनकी नसों को काट दिया। वो आगे के हम टॉपिक्स में देखेंगे। तो लगान किस रूप में लिया जाता था? नगद। और वो नगद वस्तुओं को क्यों, कैश क्रॉप्स को क्यों बढ़ावा देना चाहते थे? क्योंकि जो इंग्लैंड की जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसके अंतर्गत कैश क्रॉप्स कच्चे माल के रूप में काम आता था, इसलिए इनडायरेक्टली रूप से उनका जो ध्येय था वो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को गति देना था। भूमि का मालिक किसको माना गया इस व्यवस्था के अंतर्गत? तो इसमें भूमि का जो ओनरशिप थी वो ग्राम समाज या ग्राम सभा या महाल को सौंपी गई। तो या तो महाल कह सकते हैं अपन, ग्राम सभा कह सकते हैं, या ग्राम समाज कह सकते थे। तो पूरा ग्राम समाज उस भूमि का मालिक होता था। तो एक संयुक्त उत्तरदायित्व निर्धारण किया गया। राजस्व संग्रहण का कार्य लंबरदार के माध्यम से होता था और भूमि का मालिक संबंधित ग्राम सभा होती थी। बंदोबस्त की हम अवधि देखते हैं तो बंदोबस्त की अवधि लगभग 30 वर्ष रखी गई। तो सेटलमेंट वाज एग्रीड अपॉन फॉर 30 ईयर्स। तो बंदोबस्त की अवधि 30 वर्ष रखी गई। भू राजस्व की इकाई क्या मानी गई? रेवेन्यू यूनिट क्या मानी गई? तो इसमें रेवेन्यू यूनिट ग्राम को माना गया या महाल को माना गया। अब इसके बारे में हम देखते हैं। इसमें गांव के लोग सम्मिलित रूप से भू राजस्व संग्रहित करने के लिए रेस्पॉन्सिबल थे और सारे लोगों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी इसमें निर्धारित किया गया। सभी किसान अपने जो व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व जितना निर्धारित था वो गांव के जो मुखिया थे, लंबरदार को जमा करवाते थे। तो सारे व्यक्ति अपना अपना जो रेवेन्यू था वो लंबरदार के पास पहुंचाते थे और लंबरदार उसको कलेक्ट करके ब्रिटिश राजकोष में पहुंचाता था। अब इसमें यह भी हुआ कि यदि कोई व्यक्ति कृषि करना छोड़ देता है तो संबंधित जो कृषि थी उस पर ग्राम सभा का अधिकार हो जाता था और ग्राम सभा के द्वारा सम्मिलित रूप से उस क्षेत्र का भी भू राजस्व ग्राम सभा को ही चुकाना होता था। अब महालवाड़ी व्यवस्था का विकास हम देखते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था का विकास कैसे होता है? महालवाड़ी व्यवस्था की विकास, इसमें सबसे पहले आता है 1822 का बंगाल रेगुलेशन 7। 1822 का बंगाल रेगुलेशन 7। 1772 में वारेन हेस्टिंग जब आया तो उन्होंने रेवेन्यू से संबंधित कुछ सुधार किए। उन्हीं सुधारों में से एक सुधार था रेवेन्यू बोर्ड का गठन करना। रेवेन्यू बोर्ड का गठन करना। तो जब महालवाड़ी व्यवस्था का विचार सबसे पहले तत्कालीन समय के जो बोर्ड ऑफ कमिश्नर थे उसका सेक्रेटरी थे होल्ट मैकेंजी। तो होल्ट मैकेंजी ने एक सुझाव दिया कि जो उत्तर भारत के जो गांव हैं उन गांवों के बारे में हमें भू राजस्व निर्धारित करने से पहले वहाँ की जो अधिकार हैं, भूमि से संबंधित अधिकार क्या हैं, दायित्व क्या हैं, वहाँ की जो भूमि है उसका हमें सर्वेक्षण करना होगा। भूमि की उत्पादकता का हमें सर्वेक्षण करना होगा और भूमि के उत्पादन के आधार पर जो अधिशेष उत्पादन होगा उसके आधार पर हमें भू राजस्व का निर्धारण करना होगा। तो होल्ट मैकेंजी ने ऐसा सुझाव दिया, जो रेवेन्यू बोर्ड के सेक्रेटरी होते थे। उस समय जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स।
वारेन हेस्टिंग 1772 से 1784 के मध्य बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं, लेकिन 1813 से लॉर्ड हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग को होल्ट मैकेंजी का सुझाव अच्छा लगा, इसलिए उनकी सुझाव को अपनाते हुए बंगाल रेगुलेशन 7 एक्ट के माध्यम से उनके विचारों को कानूनी रूप प्रदान कर दिया। इस प्रकार होल्ट मैकेंजी को भारत में महालवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता है और उसके विचारों को कानूनी रूप प्रदान किया लॉर्ड हेस्टिंग ने 1822 के बंगाल रेगुलेशन 7 के तहत। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि महालवाड़ी बंदोबस्त का जनक कौन था, होल्ट मैकेंजी। महालवाड़ी बंदोबस्त को कानूनी रूप किसने प्रदान किया, लॉर्ड हेस्टिंग ने। कानूनी रूप किस एक्ट के माध्यम से प्रदान किया गया, बंगाल रेगुलेशन 7 1822 के माध्यम से। अब होल्ट मैकेंजी ने सब कुछ बताया, गांव के मुखिया के माध्यम से वसूल होना चाहिए, भूमि का सर्वेक्षण होना चाहिए, अधिशेष उत्पादन के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे इनके जो सुझाव थे, उनके जो प्रारूप था, उसके अंतर्गत कुछ कमियां थी, जैसे भू सर्वेक्षण सही ढंग से नहीं करवाया गया, भू राजस्व अत्यधिक निर्धारित कर दिया गया, तो उसमें कुछ दोष निकल कर आए। जो होल्ट मैकेंजी की जो महालवाड़ी व्यवस्था है वो सबसे पहले पश्चिमोत्तर प्रांत में लागू की गई थी, जो पंजाब और उत्तर प्रदेश का हिस्सा है वहाँ लागू की गई। तो जब होल्ट मैकेंजी की पद्धति में दोष आए तो फिर विलियम बेंटिंग के समय एक बार पुनः विचार हुआ कि महालवाड़ी बंदोबस्त के दोषों को दूर कैसे किया जाए। तो इसके लिए विलियम बेंटिंग ने मार्टिन बर्ड नामक एक ब्रिटिश अधिकारी था, उसको नियुक्त किया। मार्टिन बर्ड के जो विचार थे, उनकी जो पद्धति, उसके आधार पर फिर उन्होंने और सुधार किया। मार्टिन बर्ड के समय पहली बार हम देखते हैं मानचित्र बनाए जाते हैं भूमि के लिए अलग अलग रजिस्टर अपनाए जाते हैं, अलग अलग भूमि के अनुसार कर की दर भी अलग अलग रखी गई। अधिक उपजाऊ थी तो भूमि की कर दर बढ़ जाती थी, यदि भूमि बंजर होती थी तो वहाँ भूमि कर की दर कम होती थी। तो इसलिए विलियम बेंटिंग के समय होल्ट मैकेंजी का जो रूप था महालवाड़ी का, उसमें संशोधन किया जाता है और संशोधन के लिए उन्होंने मार्टिन बर्ड को नियुक्त किया। अब हम देखते हैं मार्टिन बर्ड के जो विचार हैं उनको कैसे लागू करते हैं। तो 1833 का रेगुलेशन 9 पारित किया। विलियम बेंटिंग के समय 1833 में रेगुलेशन 9 पारित हुआ और मार्टिन बर्ड की जो पद्धति थी उसको लागू कर दिया। इस प्रकार मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में नई भूमिकर व्यवस्था का जनक भी कहते हैं। उत्तर भारत की भूमि व्यवस्था का जनक भी कहते हैं, उसके आधार पर लागू हुई थी, इसलिए उसको उत्तर भारत की भूमि व्यवस्था का जनक कहते हैं। और जो उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत है वहाँ पर इसको टॉमसन ने लागू किया था, इसलिए टॉमसन का योगदान भी इस पद्धति के अंतर्गत था। तो महालवाड़ी बंदोबस्त में हम देखते हैं कि सबसे पहले शुरुआत होल्ट मैकेंजी ने 1822 में बंगाल रेगुलेशन 7 के तहत हुई और उस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग थे, और 1833 में विलियम बेंटिंग ने रेगुलेशन 9 के माध्यम से मार्टिन बर्ड के द्वारा जो पद्धति सुझाई गई थी उसको लागू किया। तो 2 मुख्य योगदानकर्ता इसमें हो गए, और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत का जो क्षेत्र था वहाँ पे टॉमसन ने लागू किया या थॉमसन ने लागू किया। तो 3 व्यक्तियों का मुख्य रूप से इसमें योगदान होता है। थॉमसन बंदोबस्त, चूँकि थॉमसन उस समय उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत का गवर्नर था, इसलिए उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में थॉमसन ने महालवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया, इसलिए कई इतिहासकार उसको थॉमसन बंदोबस्त भी कहते हैं। तो 3 व्यक्तियों का योगदान, जनक किसको माना जाएगा, होल्ट मैकेंजी को। उत्तर भारत में भूमि व्यवस्था का जनक मार्टिन बर्ड को, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में भूमि व्यवस्था का जनक थॉमसन। अब हम ये देखते हैं कि महालवाड़ी बंदोबस्त के दोष क्या हैं। तो इसके दोष, जितनी अन्य भू राजस्व पद्धतियाँ थी वैसे ही दोष
इसके थे, क्योंकि सभी पद्धतियाँ ऊपरी तौर पर भिन्न भिन्न प्रतीत होती हैं, लेकिन प्रभावों और दोष के अंतर्गत सभी के एक थे, क्योंकि सबके पीछे दर्शन औपनिवेशिक हितों को पूर्ति करनी थी। इसलिए किसानों का अधिकाधिक शोषण करना जब सभी नीतियों का उद्देश्य हो तो सारे दोष लगभग वैसे ही निकलने थे जैसे अन्य पद्धतियों के निकले। सबसे बुरी स्थिति इन सभी में किसान की होनी थी और वैसा ही इसमें भी हुआ। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट हम देखते हैं कि भूमि कर की दर अत्यधिक रखी गई, लगभग 66% रखी गई। इस अत्यधिक कर की दर के कारण किसानों का अत्यधिक शोषण होता है और अपने कर का भुगतान करने के लिए वो धीरे धीरे महाजनों की तरफ बाध्य होते हैं और इस प्रकार ऋण जाल में वो फंस जाते हैं और ऋण को न चुका पाने की स्थिति में वो अपनी भूमि को गिरवी रखने लग गए और इस प्रकार जो किसान भूमि का मालिक था धीरे धीरे वो भूमि पर आश्रित हो गया, बेघर हो गया, खेतीहर मजदूर के रूप में उसकी भूमिका हो गई। वो एक बॉन्डेड लेबर के रूप में आया, बंधुआ मजदूर के रूप में उसकी उपस्थिति हो गई। तो जो किसान भूमि का मालिक था वह भूमि से बेघर कर दिया गया, उसको खेतीहर मजदूर बना दिया गया, उसको बॉन्डेड लेबर बना दिया गया, बंधुआ मजदूर बना दिया गया। तो कितना उसका शोषण हुआ होगा। जिस किसान की अपनी पैतृक संपत्ति के साथ अपनी मानसिक और मनोवैज्ञानिक भावनाएं जुड़ी हों, उस किसान के अंतर्गत क्या बीती होगी वो तत्कालीन किसान ही महसूस कर सकता है। आज के इतिहास के समय हम उनकी स्थितियों का अध्ययन कर सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि जिस व्यक्ति के पैर में कांटा चुभता है तो कांटे का दर्द का एहसास उसी का होता है। और भारत के अंतर्गत जैसे अभी भी हम लैंड एक्विजिशन एक्ट के बारे में देखते हैं क्या समस्याएं आती हैं, तो लोगों की पैतृक संपत्ति के साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं। वो अपने पूर्वजों के जो प्रति अपने आदर्श हैं, अपने जो दायित्व हैं, अपने जो संस्कार हैं, उनका प्रतीक मानते हैं। तो पैतृक संपत्ति के साथ अपनी भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो भूमि का जो मालिक था वो भूमि से बेघर कर दिया गया और उसको खेतिहर मजदूर बना दिया गया। तभी कहा गया है कि जो मनी लेंडर्स हैं वो लैंड ओनर्स बन गए कुछ समय बाद से, जो लोन देने वाले थे। द्वितीय पॉइंट है कृषक भूमिहीन हो गए, क्योंकि किसान जब भूमि पर राजस्व का भुगतान समय पर नहीं करवाता था तो भूमि से उसे धीरे धीरे बेदखल भी कर दिया गया। जैसा हम देखते हैं कि आज़ादी के समय जब अध्ययन हुआ तो ये देखा गया कि 7% लोगों के पास भारत की 75% एरिया पे अधिकार था। और ये मुख्य रूप से कौन थे? जमींदार थे या भूमि धारक थे, जो महाजन थे, साहूकार थे। तो किस प्रकार धीरे धीरे किसान बेदखल हो गया और भूमि पर अधिकार मुख्य रूप से जमींदारों का हो गया। तो जो किसान अपने परंपरागत जीवन, परंपरागत अधिकार अपनी भूमि पे रखता था, धीरे धीरे उसको उस भूमि से उसके अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं। तो खेतीहर मजदूरों की बड़ी संख्या बढ़ती है और आज़ादी के समय ये बड़ा संकट बना कि कैसे भूमि सुधार किए जाएं, कैसे काश्तकारी सुधार किए जाएं। फिर बाद में हम अध्ययन करेंगे कि आज़ादी के बाद में किस प्रकार से लैंड रिफॉर्म्स किए गए, किस प्रकार पीजेंट्स रिफॉर्म्स किए गए। तो हम देखेंगे भूमि सुधार और काश्तकारी सुधार देखेंगे। भूमि सुधार एक ब्रॉड टर्म है, उसका एक हिस्सा है काश्तकारी सुधार, पीजेंट रिफॉर्म्स। तो 7% जमींदारों के पास 75% भूमि पे अधिकार हो गया। तो बाद में कालांतर में सीलिंग एक्ट पारित करने पड़े। तीसरा जो पॉइंट है कि ग्राम मुखिया अत्यधिक शक्तिशाली हो गया और ग्राम प्रमुख की स्थिति जमींदार जैसी हो गई, क्योंकि इसमें जो राजस्व वसूली का जो दायित्व था वो ग्राम मुखिया, जो लंबरदार जिसको हम कहते थे, उसका था। तो अप्रत्यक्ष रूप से लंबरदार ही जागीरदार की भूमिका या जमींदार की भूमिका में निकल कर आता है और ग्राम मुखिया के द्वारा किसान का अत्यधिक शोषण किया जाता था। चौथा पॉइंट है सरकार ने कृषि के आधुनिकीकरण की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार की ओर से किसानों को खाद, बीज, इरिगेशन, क्रेडिट, इंश्योरेंस, इनकी कोई व्यवस्था नहीं करवाई। तो कृषि मूल रूप से परंपरागत अवस्था में ही रही, इसलिए कृषि में बड़े स्तर पर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, कृषि का मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप कृषक धीरे धीरे जो राजस्व का जो बोझ था उसके तले और दबता गया। इसलिए किसान खुद भी आधुनिकीकरण
नहीं अपना सका क्योंकि उसके पास अधिशेष राजस्व नहीं बचता था। 5वां पॉइंट है, भूमि व्यवस्थाओं ने भूमि को एक निजी वस्तु बना दिया। लैंड बिकम ए प्राइवेट कमोडिटी। इसके बनाने के पीछे हमने पिछले वीडियो में देखा कि इसको प्राइवेट कमोडिटी बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, ताकि भूमि को बेचा जा सके वस्तु के रूप में। यदि इसको प्राइवेट कमोडिटी नहीं बनाते तो जब व्यक्ति एक राजस्व का भुगतान नहीं करता तो उसकी संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता। इसलिए भूमि को विक्रय योग्य बनाया ताकि व्यक्ति राजस्व का भुगतान नहीं करे तो उस भूमि के जो राइट्स हैं वो अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र हो सकें। जैसे ज़मींदारों के पास इसके अधिकार चले जाते थे, ऐसे ही महलवाड़ी बंदोबस्त में जो लंबरदार था या ग्राम सभा थी उसके पास अधिकार आ जाते थे। तो लैंड प्राइवेट कमोडिटी के रूप में इसको व्यवहार किया गया। 6 पॉइंट है, उच्च कर की अत्यधिक दर थी, इस कारण किसान नकदी फसल अपनाने के लिए बाध्य हुए, जिस कारण ग्रामीण क्षेत्र जो खाद्यान्न वस्तुओं के लिए आत्मनिर्भर था और खाद्यान्न सुरक्षा की स्थिति थी, वही ग्रामीण समाज में अकाल और सूखे पड़ने प्रारंभ होते हैं और कम वर्षा की स्थिति में वहाँ पर खाद्य असुरक्षा हुई, फूड इनसिक्योरिटी की स्थिति हुई। इसलिए लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जब हम अकाल का अध्ययन करेंगे तब देखेंगे कि किस प्रकार भारत की एक बड़ी आबादी काल कलवित हो गई, अकाल का शिकार हो गई। उस समय ऐसा नहीं था कि भारत के अंतर्गत अनाज की कमी थी, अनाज की कमी नहीं थी। भारत में लगातार प्रोडक्शन बढ़ रहा था और भारत से एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा था खाद्यान्न वस्तुओं का। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ऐसी पॉलिसी अपनाई कि जो क्रॉप्स थी, कैश क्रॉप्स थी, उनको बढ़ाया ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए किसानों के पास खाने के लिए खाद्यान्न वस्तुओं का अभाव हो गया और भारत के अंतर्गत भयंकर अकाल और सूखे उस समय पड़ते हैं। तो इस बारे में हमने ये देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर देखेंगे कि जो मुख्य प्रश्न है किस प्रकार से बन सकते हैं, उनको एक वीडियो में हम और लेंगे। वो मुख्य रूप से जो डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होती है, सिविल सर्विसेज जैसी एग्ज़ाम होती हैं, उनमें कॉमनली पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है। जो रिटन एग्ज़ाम होते हैं उनके पर्पज़ से देखने पे भले ही ऑब्जेक्टिव हो, उनमें भी फ्रिक्वेंटली इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे विश्वास है सभी स्टूडेंट को वीडियो पसंद आएगा और इसमें यदि कोई कमी रहेगी तो आगे हम धीरे धीरे सुधार करेंगे। धन्यवाद।